नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 9th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है सांवले सपनों की याद और पाठ के लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। बच्चों, जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ है और ये अंग्रेजी भाषा व साहित्य भाषा के प्राध्यापक रहे हैं और सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 से 77 में मुंगेर बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं और जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। इनकी जो हिंदी में जो रचनाएं हैं वो है जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक जीवन अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित और प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प शैली में नवीन है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हम जून 1987 में ध्यान से देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है, यानी उनकी याद में लिखी गई एक डायरी है। डायरी शैली में लिखा गया है। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक जाबिर हुसैन ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है, जहां भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो आइए बच्चों, पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। लेखक बता रहा है कि सलीम अली की जब मृत्यु हो गई तो उन्हें उनकी याद बहुत आ रही है और वो उनकी याद में बहुत तड़प रहे हैं। जाबिर हुसैन तो वो ये कह रहे हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर, यानी जो सलीम अली थे वो पक्षी विज्ञानी और प्रकृति के प्रेमी थे, यानी पक्षी प्रेमी थे और प्रकृति प्रेमी थे। तो लेखक आज कह रहा है कि आज वही पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी जो व्यक्ति था वह आज मौत की खामोशवादी की तरफ जा रहा है और कोई उसे रोक टोक नहीं कर सकता। और ये बात कहाँ संभव है कि कोई उसे रोक सकेगा तो वो इंसान जीवित हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। इस हुजूम में आगे चल रहे सलीम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए हैं। यानी लेखक बता रहा है कि सलीम अली हमेशा अपने जीवन में केवल पक्षियों और प्रकृति के बारे में ही वर्णन कर पक्षी और प्रकृति के बारे में ही बातें करते थे और उन्हें पक्षी प्रकृति से बहुत ही प्रेम था। तो वो हमेशा अपने जीवन में अपने कंधों पर केवल पक्षियों के लिए खोज करना और प्रकृति की खोज करना, इसी का भार हमेशा उठाए जा रहे थे। तो आज उनका जो भार था, आज जो मर चुका है इंसान, वो इस दुनिया से जा चुका है, तो आज उनका भार यहाँ के लोग अपने कंधों पर उठाए जा रहे हैं। लेखक बता रहा है कि भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। तो आज जो इंसान अपने कंधों पर पक्षी और प्रकृति का बोझ लेकर जा रहा था, आज उस इंसान का बोझ सफर का जो दौर चल रहा है, वह उस बोझ को लोग अपने कंधों पर उठाए जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। लेखक बता रहा है कि आज कि जो पक्षी प्रकृति की गोद में विलीन हो चुके हैं, जिन्होंने अपने आखिरी बार गीत गाए थे, आज उसी तरह से सलीम अली भी प्रकृति की गोद में विलीन हो चुके हैं, जिन्होंने अपना आखिरी गीत गाया था। प्रकृति प्रेमी और पक्षी से प्रेम करना, ये उनका आखिरी गीत था। गीत से यहाँ आशय ये है बच्चों कि वो हमेशा प्रकृति से प्रेम करना और पशुओं से प्रेम करना जानते थे और उन्हीं की बातें वो हमेशा करते थे।
जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक यहाँ बता रहा है कि कोई इंसान यदि अपने जिस्म की हरारत यानी अपने शरीर की गर्मी और अपने दिल की धड़कन देना भी चाहे उस सलीम अली को जो इस दुनिया में नहीं है, तो शायद वह पक्षी वापस दोबारा अपने जीवन में वो गीत नहीं गा सकेगा, क्योंकि आज दिन तक कोई इंसान मरने के बाद जीवित नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था। अब लेखक बता रहा है कि वर्षों पहले सलीम अली ने कहा था कि पक्षी और प्रकृति को आदमी हमेशा आदमी की नजर से ही देखना चाहते हैं। तो ये मनुष्य की, आम इंसान की ये भूल है। ठीक उसी तरह से वो भूल करता है जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति और पक्षियों को अपनी नजर से देखते हैं कि प्रकृति, झरने, जंगल, पहाड़, ये सब अपनी ही ये सब जो चीजें हैं ये सब अपने ही नजर से देखते हैं लेखक। तो लेखक ये बता रहा है कि आदमी अपनी ही नजर से देखते हैं, उन्हें प्रकृति की नजर से और पक्षी की नजर से नहीं देखते हैं। एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। तो लेखक बता रहे हैं ऐसे ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम यानी मनुष्य का नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशान बनाया। अब लेखक ये बता रहा है कि कृष्ण की बांसुरी आज भी जो मधुर बांसुरी है और मधुर बांसुरी का जो मधुर स्वर है आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजता है। और लेखक ये भी बताता है कि आज भी यदि वृंदावन की नदियों के किनारे जाकर बैठा जाए और नदियों का काला पानी अगर देखे तो कृष्ण की याद तुरंत आ जाती है। अगर बांसुरी की थोड़ी सी भी तान किसी गली में सुनाई दे तो गली के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। मिथकों की इस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे सलीम अली के नाम से जानते हैं। लेखक ये बता रहा है कि इंसानों की इस दुनिया में एक नजर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि कृष्ण की बांसुरी आज भी वृंदावन में गूंज रही है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यदि कमजोर काया वाले उस सलीम अली के पर डाली जाए नजर, तो शायद हम जान सकते हैं कि कृष्ण की बांसुरी किस प्रकार से वृंदावन में आज भी गूंज उठती है और आज भी लोग उसको सुनने के लिए तरसते हैं। तो लेखक बता रहा है कि उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेखक ये बता रहा है कि हाँ, कि हो सकता है ज्यादा समय तक वो जीवित रहे और बहुत ज्यादा उनकी उम्र हो गई थी, उनका शरीर कमजोर हो गया था और कैंसर जैसी बीमारी के कारण वो मौत का शिकार बन गए, यानी उनकी मृत्यु कैंसर की बीमारी से हुई थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अब बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि अंतिम समय जब मौत उनके करीब आई तो मौत के समय भी उनकी आंखों से वो रोशनी गायब नहीं हुई जिस आंखों से वो हमेशा प्रकृति और पक्षी को प्रेम की नजर से देखते थे। और हो सकता है सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतारी थी। तो लेखक ये बता रहा है कि जब तक वो जीवित थे, जब तक वो नहीं मरे थे, तब तक तो वो हमेशा अपनी आंखों से, उनकी आंखों में वो रोशनी दिखाई देती थी जिस आंखों से वो प्रकृति और पक्षी को प्रेम करते थे। तो लेखक ये बता रहा है कि मरने के बाद ही उनकी जो आंखों की रोशनी थी यानी उनकी आंखों की जो दूरबीन थी वो उतारी गई हो, यानी मरने के बाद ही उनकी आंखें बंद हुई थी। उससे पहले उनकी आंखें हमेशा पक्षी और प्रकृति की तरफ प्रेम से ही देखती थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, यानी लेखक बता रहा है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी शायद ही कोई आज हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली दूरबीन से भी देखे गए हैं। लेखक ये बता रहा है कि एकांत के क्षणों में सलीम अली हमेशा दूरबीन से भी देखे गए, यानी कि वो दूसरों की आंख से भी देखे गए हैं कि सलीम अली हमेशा प्रकृति और पक्षियों से प्रेम करते हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध देता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। यानी बच्चों, लेखक बता रहा है कि सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में स्वयं नहीं आते थे बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। यानी उनमें ऐसा एक जादू था जो प्रकृति उनके प्रभाव में आ जाती थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और ये जो
हँसती खेलती दुनिया थी, प्रकृति के साथ वो हँसते खेलते थे, रहस्य भरी जो दुनिया उनके आस-पास फैली हुई थी, उन्होंने बहुत ही मेहनत से गढ़ी थी और इसको गढ़ने में तहमीना नाम की एक उनकी जीवन साथी थी, जो स्कूल के समय में उनके साथ सहपाठी रही थी और बाद में जाकर वो उनकी पत्नी बन जाती हैं। तो इस तरह से दोनों ने मिलकर अपने जीवन को प्रकृति के माध्यम से हँसता-खेलता बनाया। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा की झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, तो चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। चौधरी साहब ऐसे नेता थे जो गांव की मिट्टी पर यदि पहली बूंद पड़ी है तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, उस जगह पर पहली मिट्टी पड़ी। मतलब उनकी आंख, उनकी जो नजर थी वो बहुत ही पैनी थी। हर शहर की, देश की हर बात उनकी नज़र में रहती थी। तो इस तरह से उन्होंने उनके सामने बहुत सारी बातें रखी, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जो थे, चौधरी साहब जो थे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। आज सलीम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? बच्चों, सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम ऑल फॉल और फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था। उनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था, उनकी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो है। मुझे याद आ गया, लेखक बता रहा है कि मुझे याद आ गया कि डी.एच. लॉरेंस की मौत के बाद में डी.एच. लॉरेंस जो थे वो पक्षी प्रेमी थे, वो पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। तो लेखक बता रहा है कि मुझे उनकी मौत के बाद याद आ रहा है कि लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे, क्योंकि वो उनके साथ रहती थी तो वो उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती तो बहुत हूँ उनके बारे में लिखना, लेकिन मेरे से ज़्यादा हमारी छत पर बैठने वाली जो गौरैया हैं वो लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। वो शायद इतना भी जानती है, लॉरेंस ही नहीं, वो मेरे बारे में भी ज़्यादा जानती हैं और हम दोनों के बारे में उसे बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो हो सकता है हम दोनों के बारे में वो ज़्यादा जानकारी रखती हैं। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे होंगे। लेखक बता रहा है कि जटिल प्राणी यानी जो व्यक्ति, जो आम इंसान प्रकृति से प्रेम नहीं करता, जो मनुष्य से प्रेम नहीं करता, वह इंसान हमेशा सलीम अली के बारे में नहीं जान पाएगा और सलीम अली हमेशा उनके लिए एक पहेली बनकर रह जाएंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया शायद सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती। लेखक बता रहा है कि बचपन के दिनों में उनकी जो एयर गन थी, जो सलीम अली की जो एयर गन थी, उससे एक गौरैया घायल होकर गिर गई थी। तो जब वो घायल होकर गिर गई तो सलीम अली को पक्षियों से प्रेम हो गया, उस पर बहुत दया आई गौरैया पर। तो उन्हें उस समय से ही पक्षियों से प्रेम हो गया, लगाव हो गया और उसके बाद से ही वो प्रकृति और पक्षियों से प्रेम करने लगे और इस बात ने उनको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए, जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। यानी कि इस बात से वो, जब वो गौरैया घायल हुई, वो बहुत दुखी हुए, तो इस बात से वो इतने दुखी हुए कि उस दुख के क्षणों में उन्होंने पक्षियों से प्रेम करना सीखा, प्रकृति से प्रेम करना सीखा और उसके बाद में इस प्रकृति और पक्षी प्रेम ने उनको जीवन की बहुत ही बड़ी उपलब्धि और ऊंचाइयों तक ले गई। ये जो पक्षी प्रेम, जो प्रकृति जो प्रेम था उनका, इस प्रेम के कारण वो जीवन की ऊंचाइयों तक जा पहुंचे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतीक रूप बन गए। जिस तरह से लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे और पक्षी प्रेमी थे, उसी तरह से वो भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी बन गए और जिंदगी का प्रतिरूप यानी नैसर्गिक, जो वास्तव में जो वास्तविक जिंदगी जो जीने का जो हक था वो उन्हें मिल गया था। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब लेखक बता रहा है कि सलीम अली के आम इंसान की तरह अपने जीवन को नहीं जीते थे। वो एक विशाल टापू, एक छोटा टापू बनने की जगह बहुत ही बड़ा समुद्र बनकर अपने जीवन में उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी यानी घुमक्कड़ जीवन, घुमक्कड़ जो स्वभाव होता है, यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि जो आज भी पक्षियों के सुराग में नहीं निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो लेखक बता रहा है कि जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक बता रहा है कि क्या
सलीम अली जैसा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पक्षियों से और प्रकृति से प्रेम करेगा। जब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा तब तक ये माना जाएगा कि सलीम अली नहीं लौटे हैं, और जब ऐसा इंसान इस दुनिया में आएगा तो माना जाएगा कि सलीम अली इस दुनिया में लौट गए हैं। तो लेखक बता रहा है, लेखक कह रहा है कि मेरी आंखें बहुत ही नम है सलीम अली, और तुम लौटोगे ना, मतलब मेरा मन ये कहता है कि तुम एक दिन वापस लौटोगे। बच्चों ये पार्ट इधर ही समाप्त होता है, और जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है उसे आप अंडरलाइन करें। धन्यवाद बच्चों।